प्रश्न उत्तर युगों का दौर। मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद भारत किन स्थितियों से गुजरता रहा? मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद शुंग वंश प्रभुत्व में आया। उसका शासन अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े बड़े राज्य उभर रहे थे। उत्तर में काबुल से पंजाब तक भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर कौन था? वह किस रूप से प्रसिद्ध हुआ? उत्तर, मेनांडर भारतीय यूनानियों का प्रमुख था जिसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया, पर भारतीय यूनानी हार गए। भारतीय चेतना और वातावरण से प्रभावित होकर मेनांडर बौद्ध बन गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध व्याख्यानों में उसे संत कहा गया है। कुषाण काल में बौद्ध धर्म किस प्रकार प्रभावित हुआ? उत्तर, कुषाण काल तक आते आते बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। इन दोनों के बीच मतभेद उठने लगे। बड़ी बड़ी सभाओं में इन पर वाद विवाद आयोजित किया जाने लगा। नागार्जुन कौन थे? उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए क्या किया? उत्तर, नागार्जुन ईसा की पहली शताब्दी के विशिष्ट व्यक्ति थे जिनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के ही बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में हीनयान की विजय हुई। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है और क्यों? उत्तर, गुप्त साम्राज्य के वंशज समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का काल अत्यंत सुसंस्कृत, शक्तिशाली और समृद्ध था। इस काल में साहित्य और कला के क्षेत्र में भारत ने बहुत उन्नति की। दक्षिण में मौर्य साम्राज्य के सिमट जाने पर भी वह किस तरह फलता फूलता रहा? उत्तर, मौर्य साम्राज्य के सिमट जाने पर भी दक्षिण भारत बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार का केंद्र बना रहा। यहाँ दूर दूर के देशों से व्यापारी जहाज पर माल पहुँचाया करते थे। यहाँ यूनानी बस्तियाँ और रोम के सिक्के पाए गए। उत्तर भारत दक्षिण भारत जैसा विकसित क्यों नहीं हो पाया? उत्तर, उत्तर भारत पर पश्चिमोत्तर दिशा से हमले होते रहे। इन हमलों के कारण बहुत से लोग, राजगीर, शिल्पी, कारीगर आदि दक्षिण भारत में जाकर बस गए। उत्तर भारत हमलावरों की नीतियों, संस्कृति तथा परंपरा से अधिक प्रभावित होता रहा। विदेशी यहाँ लंबे समय तक शासन करने में सफल क्यों रहे? उत्तर, विदेशी हमलावरों ने जब भी भारत पर हमला किया, वे यहाँ आकर अपनी संस्कृति तथा परंपराओं तक ही सिमट कर न रह सके। उन्होंने जल्दी ही अपने आप को इस देश और इसकी सांस्कृतिक परंपरा में ढाल लिया, इसलिए वे लंबे समय तक शासक बने रहे। सामाजिक ढांचे और भारतीय दर्शन के बीच दिलचस्प बात क्या है? उत्तर, सामाजिक ढांचे और भारतीय दर्शन के बीच दिलचस्प बात यह है कि भारतीय सामाजिक ढांचा सामुदायिक था, जिसमें रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था, जबकि भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है। उसकी सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है। भारत में किन किन क्षेत्रों में समन्वय की भावना दिखाई पड़ती है? उत्तर, भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के बीच ही समन्वय किया गया। यहाँ व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय का प्रयास किया गया। भारतीय रंगमंच का मूल उद्गम कहाँ मिलता है? उनकी शैली क्या थी? उत्तर, भारतीय रंगमंच का मूल उद्गम ऋग्वेद की ऋचाओं और संवादों से मिलता है। रामायण और महाभारत में भी नाटकों का उल्लेख मिलता है। इसकी शैली नाटकीय है। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटकों की जानकारी कब हुई? उत्तर, यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटकों की जानकारी 1789 में हुई, जब कालिदास द्वारा रचित नाटक शकुंतला का विलियम जोन्स कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। इन अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी इसका अनुवाद किया गया। भवभूति कौन थे? उत्तर, भवभूति संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध नाटककार थे।
वे 7वीं शताब्दी में नाट्य क्षेत्र में चमकते सितारे थे। कालिदास के बाद इनका ही स्थान है। भारत में भवभूति बहुत लोकप्रिय रहे हैं। संस्कृत भाषा अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, संस्कृत भाषा अत्यंत विकसित तथा अनेक तरह से अलंकृत है। इस भाषा ने प्रसार होने, संपन्न होने तथा अलंकृत होने पर भी अपना मूल स्वरूप नहीं छोड़ा। यह अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी भी है। सर विलियम जोन्स ने संस्कृत के बारे में क्या कहा था? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सर विलियम जोन्स ने 1784 में संस्कृत की प्रशंसा करते हुए कहा था, संस्कृत भाषा चाहे कितनी ही पुरानी हो पर इसकी बनावट अद्भुत है। यह यूनानी भाषा से अधिक पूर्ण तथा लैटिनी के मुकाबले उत्कृष्ट है। इसके अलावा यह दोनों भाषाओं से अधिक परिष्कृत है। देखने में इन तीनों भाषाओं में इतनी समानता है कि लगता है कि इनका स्रोत एक ही है। भारतीय उपनिवेशकों का काल कब से कब तक माना जाता है? उत्तर, भारतीय उपनिवेशकों का काल ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से शुरू होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है, अर्थात यह समय लगभग 1300 साल या इससे कुछ अधिक रहा हो। उपनिवेशों के इतिहास में भारत और चीन का प्रभाव कहाँ-कहाँ पड़ा? उत्तर, उपनिवेशों के इतिहास में भारत का प्रभाव टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर अधिक था। यहाँ भारतीय धर्म और कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। चीन का प्रभाव महाद्वीप के दो देशों बर्मा, सियाम और हिंद चीन पर पड़ा। इंडोनेशिया, जावा, बाली आदि ने भारतीय सभ्यता को किस प्रकार बनाए रखा है? उत्तर, इंडोनेशिया का प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से भरा है। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। बाली के छोटे से टापू पर हिंदू धर्म अब भी प्रचलित है। प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का प्रभाव दक्षिण पूर्वी एशिया में किस तरह दिखाई देता है? उत्तर, दक्षिण पूर्वी एशिया में प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का प्रभाव अंगकोर तथा बोरोबुदुर की इमारतों और अद्भुत मंदिरों पर दिखाई देता है। जावा में बुद्ध का जीवन कथा पत्थरों में उत्कीर्ण है। अनेक स्थानों पर विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं भी अंकित हैं। विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव के आधार पर भारतीय संगीत की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव से ज्ञात होता है कि भारतीय और यूरोपीय संगीत में भिन्नता है। भारतीय संगीत बहुत विकसित था। इसने चीन और सुदूर पूर्व के अलावा एशियाई संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया। प्राचीन भारतीय व्यापार की क्या स्थिति थी? उत्तर, प्राचीन भारतीय व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। अपने सामानों की गुणवत्ता के कारण बहुत से विदेशी बाजारों पर इसका नियंत्रण था। यह व्यापार पूर्वी समुद्री देशों से भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारतीयों का रसायन शास्त्र संबंधी ज्ञान कैसा था? उत्तर, ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत का रसायन शास्त्र संबंधी ज्ञान बहुत अच्छा था। भारतीय लोहे और फौलाद की प्रशंसा अन्य देशों में भी की जाती थी। युद्ध का सामान बनाने के लिए यह उत्तम होता था। धातुओं से आसव और भस्म भी बनाए जाते थे। प्राचीन भारतीय गणित में प्रयुक्त अंक किस तरह बेजोड़ थे? उत्तर, आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की नींव भारत में पड़ी। काफ़ी समय तक इसकी प्रगति बाधित रही, पर शून्याङ्क मिलने पर अंकों का महत्व व्यवहार में बढ़ गया। वे अंक चिन्ह दूसरे देश में प्रयुक्त किए जाने वाले तमाम चिन्हों से भिन्न एवं बेजोड़ थे। ईस्वी के पहले 1000 वर्षों में विपरीत परिस्थितियों में भारत किस प्रकार विकास करता रहा? उत्तर, ईस्वी के पहले 1000 वर्षों में बाहरी हमलों के बीच भी भारत अपना विकास करता रहा। उसने चीन, यूनानी,
मध्य एशिया से अपना संपर्क बढ़ाया। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होता रहा। गुप्त काल में भारत की खूब उन्नति हुई। हुणों के आक्रमण का प्राचीन भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा से होने वाले हुणों के आक्रमण से भारत राजनीतिक एवं सैन्य दोनों दृष्टि से कमज़ोर हो गया। उनके यहाँ बसने से लोगों में अंदरूनी परिवर्तन हुआ। उनके बर्बरतापूर्ण व्यवहार भारतीय आदर्शों से भिन्न थे। भारत की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसके कारण वह अपनी शक्ति एवं विकास पुनः पा सका। उत्तर भारत का हर क्षेत्र में भले ही ह्रास हो रहा था, परंतु उसमें जीवन शक्ति, अद्भुत दृढ़ता, लचीलापन और अपने को प्रत्येक परिस्थिति में ढालने जैसी आधारभूत क्षमताएं बची हुई थी। फलस्वरूप वह नए संपर्कों एवं विचारधाराओं का लाभ उठाकर शक्तिशाली बना तथा विकास करता रहा। तक्षशिला विश्वविद्यालय ने मूर्तिकला और चित्रकला के विकास में अपना परोक्ष योगदान किस तरह दिया? उत्तर तक्षशिला विश्वविद्यालय आधुनिक पेशावर के निकट था। यहाँ बहुत से राष्ट्रों से आने वाले आपस से मिलते थे। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सिदियनों, यूइचियों, ईरानियों, बाकी यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। इनकी संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती थी। इनके आपसी प्रभावों के फलस्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद का उदय किस तरह हुआ? उत्तर विदेशी तत्व तथा विदेशी हमलावरों के रस्मों रिवाज अजीब थे। इनकी संस्कृति से भारतीय संस्कृति प्रभावित हो रही थी। इससे भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक आदर्शों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा था। इनके विरुद्ध लोगों की जो प्रतिक्रिया थी उसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया। इसमें धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज सभी कुछ शामिल थे। हर्ष कौन था? भारतीय इतिहास में उसे क्यों याद किया जाता है? उत्तर हर्ष 7वीं शताब्दी का वह शक्तिशाली राजा था जिसने भारत से हुनों का साम्राज्य समाप्त किया। उसने उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। हर्ष ने हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उसने अपने दरबार में कवियों और नाटककारों को एकत्र किया तथा अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। वह बहुत दानी था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। अंग्रेजी शासन के बारे में फैले भ्रम तथा वास्तविकता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर अंग्रेजी शासन के बारे में यह भ्रम फैला है कि उसने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की थी, परंतु यह पूर्णतया भ्रामक है। वास्तविकता तो यह है कि अंग्रेजी शासन काल में देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। इसी कारण यहाँ अंग्रेजी शासन कायम हो सका। देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह टूट गई थी। भारत में विदेशी तत्व किस प्रकार आत्मसात होते गए? उत्तर भारतीय ढांचा सामुदायिक था। यहाँ सामाजिक नियमों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। इसके बावजूद यहाँ समुदाय को लेकर लचीलापन था। सामाजिक नियमों को रीति रिवाजों से बदला जा सकता था। नए या विदेशी तत्व अपने रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर समाज के अंग बने रहे। इसी लचीलेपन के कारण यहाँ विदेशी तत्व आत्मसात होते गए। अवघोष कौन थे? उनका नाम क्यों प्रसिद्ध है? अश्वघोष संस्कृत भाषा के प्राचीनतम नाटककार थे। इनका काल ईसा की पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध थे। उनकी रचना बुद्धचरित बहुत प्रसिद्ध रही। बुद्धचरित भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय रही। कालिदास कौन थे? भारतीय नाटक में उनकी प्रसिद्धि का क्या कारण है? उत्तर कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे बड़े कवि और नाटककार थे। उनके बारे में माना जाता है कि वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। उनकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम,
विक्रमोर्वशीयम आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। लोकमंच नाटकों में से किस प्रकार भिन्न थे? उत्तर, नाटक अधिकतर समाज के संपन्न वर्ग तक ही सीमित रहे। इसके अलावा उनकी भाषा शिक्षित समुदाय की भाषा संस्कृत थी तथा इनका प्रचलन पूरे भारत में था। रंगमंच की कथाएं पुराकथाओं और महाकाव्यों से ली गई होती थी। ये क्षेत्रीय बोलियों पर रची जाती थी, इस कारण ये किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहती थी। भारतीय उपनिवेश दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला था, यह किन प्रमाणों से पता चलता है? उत्तर, भारतीय उपनिवेश दक्षिण पूर्व एशिया तक फैलते हुए थे। इसके अनेक प्रमाण हैं। इनमें भारतीय पुस्तकें, अरबी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत, चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण, बहुत से पुराने ताम्रलेख एवं शिलालेख, जावा बाली का साहित्य, भारतीय महाकाव्य एवं पुराकथाएं, अंगकोर और बोरोबुदूर में इमारतों के विशाल खंडहर प्रमुख हैं। प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित था, सप्रमाण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित था। इसका प्रमाण उस समय बनाए गए कुछ जहाज़ों के क्रमिक वर्णन से मिलता है। इसके अलावा अनेक दक्षिण भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर तीसरी शताब्दी के दक्षिण भारतीय सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाज़ों के चित्र तथा अजंता के भित्ति चित्र इसके उदाहरण हैं। अंगकोर वाट के विशाल मंदिर की विशेषताएं बताइए। अंगकोर वाट के विशाल मंदिर के चारों ओर खंडहरों का विस्तृत क्षेत्र है। उसमें कृत्रिम झील, पोखर और नहरें हैं। इनके ऊपर पुल है। एक बड़े फाटक पर पत्थर में एक बुद्धाकार सिर खुदा हुआ है। यह एक आकर्षक, मुस्कुराता हुआ, रहस्यमयी कंबोडिया देवतुल्य चेहरा है। इसकी मुस्कान अद्भुत रूप से मोहक और विचलित करने वाली है। अजंता की गुफाओं की सुंदरता का वर्णन कीजिए। उत्तर, अजंता की गुफाएं हमें वास्तविक दुनिया में ले जाती हैं। इनके भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। इन भित्ति चित्रों पर सुंदर स्त्रियां, राजकुमारियां, गायिकाएं, नर्तकियां बैठी और खड़ी, श्रृंगार करती हुई या सभा में जाती हुई चित्रित है। इन चित्रों में जीवन के गतिशील नाटक को अत्यंत मोहक ढंग से दर्शाया गया है। प्राचीन भारत में कपड़ा उद्योग की क्या स्थिति थी? उत्तर, प्राचीन भारत में कपड़ा उद्योग बहुत विकसित था। भारतीय कपड़ा दूर दूर के देशों में भेजा जाता था। रेशमी कपड़ा भी यहाँ बनता था, पर उत्तम किस्म का नहीं। यही कपड़ा रंगने की कला ने खूब विकास किया था। यहाँ पक्के रंग तैयार करने का विशेष तरीका खोजा गया था। इनमें इंडिगो नाम का एक नील का रंग होता था। भास्कर द्वितीय का गणित के क्षेत्र में योगदान स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भास्कर द्वितीय का जन्म 1114 ईसाई में हुआ था। उन्होंने खगोलशास्त्र, बीजगणित और अंकगणित पर 3 ग्रंथों की रचना की। अंकगणित पर लिखी उनकी पुस्तक लीलावती सरल एवं स्पष्ट शैली में है। यह छोटी उम्र वालों के लिए बहुत उपयोगी है। कुछ संस्कृत विद्यालयों में आज भी पाठन हेतु इनकी शैली का प्रयोग किया जाता है। भारतीय गणित का ज्ञान फैलाने में बगदाद किस तरह सहायक सिद्ध हुआ? उत्तर, 8वीं शताब्दी के कुछ भारतीय विद्वान गणित और खगोलशास्त्र की पुस्तक के साथ बगदाद गए। इनसे अरबी जगत में गणित और खगोल का ज्ञान प्रभावित हुआ। यहाँ भारतीय अंक प्रचलित हुए। उस समय बगदाद शिक्षा का केंद्र था, जहाँ यूनानी और यहूदी विद्वान एकत्र होकर अपने साथ यूनानी दर्शन, विज्ञान ले गए। अरबी अनुवादों के कारण गणित व्यापक क्षेत्र में फैल गया। वे कौन से कारण थे जिसमें भारत ह्रास की ओर बढ़ने लगा? उत्तर, भारत के ह्रास की ओर बढ़ने का प्रमुख कारण था बार बार विदेशी आक्रमणों का होना।
देश के पश्चिमोत्तर सीमा से होने वाला इन आक्रमणों से भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती चली गई। वे सभी क्षेत्रों में अपना अस्तित्व खोते गए। इसके अलावा समाज की कट्टर जातिवादिता ने भी समाज में ऊंच नीच की भावना फैलाई। ह्रास की और बढ़ते भारत की सामाजिक दशा कैसी हो गई थी? उत्तर, ह्रास की और बढ़ते भारत का समाज टूटने लगा था। वह अपनी अखंडता न बनाए रख सका। समाज में क्षेत्रीयता, सामंतवाद तथा गिरोहबंदी की भावना प्रबल होने लगी। अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ चुकी थी। समाज में जातिवादिता का जहर फैल गया था। ऊंची जाति वाले नीची जाति के लोगों को अपने अधीन दबाकर रखना चाहते थे। वे नीची जाति के लोगों को शिक्षा तथा विकास से वंचित रखकर उनका शोषण करते थे। प्राचीन काल में उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में क्यों बसने लगे थे? उत्तर, प्राचीन काल में उत्तर भारत देश की पश्चिमोत्तर दिशा से होने वाले आक्रमणों से टूट रहा था। इन आक्रमणों से दक्षिण भारत अप्रभावित था। इसी कारण उत्तर भारतीय दक्षिण भारत में बसने लगे। दक्षिण भारत में इन लोगों को रचनात्मक कार्य का मौका मिला जो उन्हें अन्यत्र नहीं मिल सक रहा था।